अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार की मंशा सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 293 के सब सेक्शन 4 के खंड जी के अंदर एक संशोधन लाने की है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सीआरपीसी यह समवर्ती कंकरेंट लिस्ट का एक विषय है। आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो 7th शेड्यूल बना है उसकी एंट्री 1 के अंदर सीआरपीसी का उल्लेख है और इसी कारण से जब संविधान के आर्टिकल 242(2) के अंदर एक प्रावधान है मंत्री महोदय कि जो भी समवर्ती सूची का कोई भी ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार की कोई विधि प्रचलित हो और विधानमंडल अगर कोई विधि बनाता है तो संसद द्वारा पारित केंद्र सरकार की विधि प्रभावी होगी। हाँ, इसमें यह भी है कि आर्टिकल 254(2) के अंदर कि अगर राज्य विधानमंडल कोई विधि बनाता है तो महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर विचारार्थ के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास ये विधि जाएगी और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अगर अनुमति मिल गई तो ये अमेंडमेंट इन फोर्स होगा। मैं समझता हूं कि जब सीआरपीसी में अमेंडमेंट होता है, हालांकि आपके इस अमेंडमेंट का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान है, पर देश में व्यापक स्तर पर एक प्रभाव पड़ता है, उस पर चर्चा भी होती है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर ले जाना चाहता हूं। ये जो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 293(4) की जी के अंदर अब वर्तमान में केंद्र सरकार को अधिकृत कर रखा है कि वो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, सभापति महोदय, इसका सीधा संबंध हमारी वो लैब जिसको हम एफएसएल के नाम से जानते हैं। आज के इस आधुनिक युग के अंदर जब अपराध और अपराधी दोनों के तौर तरीके बदल रहे हैं, उस समय जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ अब तक भारत सरकार इस सेक्शन 293(4) के अंदर ये केंद्र सरकार अधिकृत थी, उसमें संशोधन लाकर मंत्री महोदय आप चाहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पहले जो हमारे आर्टिकल संविधान के अंदर 293(4) में जो प्रावधान थे उसके अतिक्रमण में आप संशोधन लेकर आए। मंत्री महोदय, मैं गलत कर रहा हूं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है आपका? आप किस संस्था को अपने चुंगल में लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझता हूं निश्चित तौर पर सभापति महोदय, जब फोरेंसिक साइंस की बात आती है, कालांतर के अंदर यह लैटिन शब्द है, यह फोरेंसिस से निकला हुआ है। रोमन के उस काल के अंदर फोरेंसिस का मतलब था एक फोरम बने, एक फोरम अपराधी के दोनों पक्षों का विचार करता था, दोनों पक्षों के तर्क और कुतर्क सुनने के बाद वो निर्णय करते थे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो जो विज्ञान सोपान चढ़ता चला गया, हमारी फोरेंसिक साइंस भी ने नई करवट ली और आज निश्चित तौर पर आज का ये अमेंडमेंट जो मंत्री महोदय लेकर आए हैं, चूंकि सभापति महोदय हमारा जो एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसके सेक्शन 45 में ये एक एडमिसेबल एविडेंस है और ये बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो हमारे ये जो वैज्ञानिक देंगे, वैज्ञानिक विशेषज्ञ देंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज ये जो अपराध और अपराधियों के पास पहुंच करने के लिए निश्चित तौर पर एफएसएल की भूमिका को हम नकार नहीं सकते और अभी कई ऐसे मामले हुए हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, ये जो आर्टिकल 293(1) है, इसके अंदर तो जो मैंने पहले कहा एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में इसको एडमिसेबल माना है और आर्टिकल 293(2) के अंदर अगर कोर्ट ये समझे, न्यायालय समझे, तो वो उस वैज्ञानिक विशेषज्ञों को कोर्ट एग्जामिन करने के लिए भी समन कर सकता है।
अब कई फैसले भी हुए हैं। मैं भी समाचार पत्र में पढ़ रहा था, इस 22 नवंबर को जयपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने एक फैसला किया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने उसको आजीवन कारावास दिया। सभापति महोदय, आप तो बड़े प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं। इसी तरह पीलीबंगा के अंदर एक बहुचर्चित मामला, एक 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के बाद हत्या। इस मामले में भी मंत्री महोदय इसी एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर उसको आजीवन कारावास हुई। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप संशोधन क्यों लेकर आए? ये जो सेक्शन 293 है, चार्जेस का जिक्र मैंने किया, इसके जी शेड्यूल में उन वैज्ञानिकों को सूचीबद्ध किया गया है जिन वैज्ञानिकों को भारत सरकार अब आज अपॉइंट करती है। उनमें है केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द एक्सप्लोसिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, निर्देशक हाफकिन संस्था बंबई, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल एफएसएल और स्टेट। यह नहीं कि पहले इनके पास अधिकार नहीं है, पर पहले जो अधिकार था एफएसएल की रिपोर्ट डायरेक्टर देगा, डिप्टी डायरेक्टर देगा, असिस्टेंट डायरेक्टर देगा, इसके नीचे नहीं देगा। अब ये एक भंडारा बॉक्स खोलना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि आप जो लेकर आए हो, इस केंद्र सरकार के अभिव्यक्ति के बाद राज्य सरकार का शब्द जोड़ने के लिए, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। आज मैं इनके उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उद्देश्य और कारणों के कथन में ये कहते हैं, वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलंब होता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि आर्टिकल 293(4) में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची परिपूर्ण नहीं है और न्यायालय की कार्रवाई में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या की आवश्यकता है। अतः सेक्शन 293 सेक्शन 4 के जी में संशोधन प्रभावित है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जब ये अधिकार हमें स्टेट को ले लेंगे, अभी आपने नया नमूना देखा होगा, नागौर के एक एसपी साहब ने एक साइबर एक्सपर्ट को 90,000 में नौकरी दे दी। सैया भय कतवाल तो फिर डर काहे का। यही नहीं, अपने जयपुर की कमिश्नरेट ने एफएसएल और साइबर क्राइम के लिए एक कंपनी को ठेका दे रखा 18 लाख रुपए साल में। मतलब आप, जब आपके पास पहले अधिकार है कि आपका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एफएसएल का इस साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकता, आप इनकी संख्या बढ़ा दें। पर आप तो नीचे इस प्रकार के सुविधा के आधार पर जो काम करें, जो टेम्पर करें, आपके कहने से आपका हिडन एजेंडा ये है। और मैं समझता हूं कि मैं आपको एक उदाहरण देकर मंत्री महोदय सदन के सामने अपनी मंशा स्पष्ट करूंगा। यह सदन साक्षी रहा है जब अपनों ने अपनों को ललकारा था। 34 दिन तक आप 5 सितारा होटल में विराजे थे। उस समय आपने दूसरों का नहीं, अपने तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 19 विधायकों के टेलीफोन को सर्वेलेंस पर लिया। फिर एक ऑडियो क्लिप लेके हमारे मुख्य सचेतक जी एसओजी के दफ्तर में पहुंचे, एसीबी के दफ्तर में पहुंचे और लगातार 4 मुकदमे, मुकदमा नंबर 47/2020, 48/2020, 49/2020 और एसीबी में 149/2020 अंडर सेक्शन 124A राजद्रोह, 120 षड्यंत्र। और उसके बाद क्या किया आपने? सुलेनामा हुआ और सुलेनामा के सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य दूसरे दिन, मैं बताता हूं, वो पर आ रहा हूं मैं, वो बताता हूं। बैठिए प्लीज। तो नवरत्न है, नवरत्न सलाहकार, आपके अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी आपको मिले। मैंने अरदास की है ईश्वर से, पर बिना अपॉइंटमेंट भी मुख्यमंत्री जी का सलाहकार महोदय हुआ क्या? जब सुलहनामा हुआ उसमें आपकी भी भूमिका थी और दूसरे दिन एफएसएल ने रिपोर्ट दे दी, ऑडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी नहीं है, डिसकंटिन्यू है। और एफआर ये इस प्रकार का करते आप करने चाहते हो, क्योंकि रीड की, चीट की आज अब क्या आप तक कहां से कहां तक पहुंचेगी, इसकी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। और आप कोटा से आते हैं, आप ये मेरे को बताओ, अंकुश बदवा से पूरा कोई चर्चित मामला आपके कोटा में हुआ क्या? अंकुश बदवा को जमानत क्यों मिली? आपकी एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई।
आपके यहां जो जयपुर में 7 जनवरी 2020 को डबल मर्डर हुआ, उसके अपराधी को जमानत क्यों मिली? एफएसएल की रिपोर्ट नहीं। और ये रिपोर्ट भी बड़ी ऐसी मेहरमा है, आते आते हजूर कब आ जाए और जाते जाते हजूर भूल भी जाए। मैं समझता हूं इसको मत समझो। अगर आपको देखना है, मैं आपके सामने वो स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूं। डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान केस स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020 स्टेटमेंट शोइंग द पोजीशन ऑफ रिसीव्ड डिस्पोजल एंड पेंडिंग केस ऑफ स्टेट एफएसएल और रीजनल एफएसएल। मैं एक एक को गिनूंगा। तो आज अध्यक्ष जी का निर्देश था कि समय पर खत्म हो, पर आप देखिए स्टेट एफएसएल में 8,803 मामले पेंडिंग और आपके खुद के कोटा के अंदर 865 मामले पेंडिंग। मैं समझता हूं कि ये सारे मामले इस बात को इशारा करते हैं कि हमारे एफएसएल के अंदर आज आवश्यकता इस बात की है कि आप एफएसएल को स्ट्रेंथन करें। आप एक संविदा पर और एक तरह से एक इस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, अब मैं आपका ध्यान एक दिलाना चाहता हूं, मैं कोई लंबी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मंत्री महोदय, आप याद करो, आप चाहते हो ना कि ये इस अमेंडमेंट के माध्यम से आप केंद्र सरकार का अधिकार लेकर अपनी मनमर्जी के उन विशेषज्ञों को नियुक्त करके चाहो जो जिसकी रिपोर्ट टेम्पर करा लो, ये अधिकार तो आप ले रहे हो। ये शक की सुई हमेशा घूमती चली जाएगी। अगर आपने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे अब आए, सभापति महोदय, आपसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो सकता है? आपने तो बड़े बड़े पदों पर विराजे हैं। क्या होगा राजस्थान का? अभी हालत देख रहे हो आप। आज आपने जिसकी जांच की बात कही, सदन में मामला उठा और आपके विधायक महोदय ने, मेरे को अभी मैं एक मित्र कह रहे थे, उनको विषय विशेषज्ञ के तौर पर डिग्री दी जाए क्योंकि उनकी भाषा के अंदर बहुत बड़ी बातें थी। आपने कह दिया ना मैं जांच कराऊंगा। अब क्या जांच कराओगे आप? आपका विशेषज्ञ तो आपका होगा। और आपके बजट के अंदर, सदन के अंदर 2021 के अंदर पैरा 188 घोषणा कराई थी ना कि जयपुर में डीएनए लैब स्थापित करेंगे, अजमेर में दूसरे चरण में डीएनए लैब स्थापित करेंगे। आज की आवश्यकता है। जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, डीएनए मैचिंग हर मामले के अंदर, हर दुष्कर्म में, हर बलात्कार के अंदर, हर हत्या के अंदर कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपने क्यों नहीं खोले जी? आप ये अमेंडमेंट तो ले आए। ये सवाल अनुत्तरित सवाल है। और उसके बाद 21-22 के अंदर इन्होंने, नेता प्रतिपक्ष महोदय, इन्होंने फिंगर प्रिंट की सुविधाएं का विस्तार के लिए हम चिकित्सा महाविद्यालय में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उसको प्रारंभ करेंगे, बजट में घोषणा कर रहे हैं। वो किया क्या? इन 2 बजटीय घोषणा की हालत देख तो ले आए आप। मेरे को अमेंडमेंट में के पीछे रीट की, चीट की गूंज दिखाई देती है। और मैं समझता हूं कि आप अभी अलवर के निर्भया कांड में क्या आपने मुख्यमंत्री जी से क्या कहलवा दिया? कुछ नहीं हुआ। आज भी वो आपके यहां जो एफएसएल की रिपोर्टें पड़ी है, वो ये कह रही है चीख चीख कर कि वो सीमन उसकी सलवार कहां से आया। आपने तो क्लीन चिट दिलवा दी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने जहां एक और डार्क वेब बनाई है, सभापति महोदय, उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया है और आप इस प्रकार का ये संशोधन लेकर आए हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि कृपया एक ऐसे एफएसएल जिसकी रिपोर्ट के आधार पर किसी को फांसी हो सकती है, किसी को आजीवन कारावास हो सकता है, उसकी पेंडेंसिटी पहले देख लो। आप, आपके 15-15 हजार मामले अब लंबित पड़े हैं और आप उसको पिंडारा बॉक्स खोल के, आपको पहले से राज्य सरकार को अधिकार है, पर 3 डेजिग्नेटेड आर्टिकल 293(4) के जी में 3 लोगों को अधिकृत कर रखा, उसी समकक्ष। वो 3 एक नहीं, आप डिप्टी डायरेक्टर 20 बनाए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर 50 बनाए, आपने रीजनल लैब खोल दी। और आपकी रीजनल लैब चिल्ला चिल्ला कर क्या कहती है? आपकी रीजनल लैब कह रही है जोधपुर में 1673 मामले पेंडिंग रीजनल लैब में, एफएसएल में। उदयपुर में 1992, कोटा मैंने बता दिया, बीकानेर में 1088। मतलब आप इनको पूरा करो ना। इनके आधार पर कुछ लोग जेलों में पड़े हैं, कुछ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अंकुश वधवा के अपराधियों ने इसी का लाभ लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित कर दें ताकि जनमत की बात आ जाए। धन्यवाद।